हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि जो है आपके तीन ग्रोथ सेक्टर्स के अंदर है। पहला, ये जो कंपनी है आपके सोलर पावर के अंदर काम करती है। दूसरा, यही कंपनी जो है आपके बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर जा रही है। अगर आप एनर्जी सेक्टर को पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि बॉस एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है हमें कितनी ज़्यादा डिमांड की इंक्रीज देखने मिल रही है, क्योंकि देखो बॉस एआई के वजह से जो है आपके डेटा सेंटर्स के रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और डेटा सेंटर को जो चीज़ सबसे ज़्यादा लगती है वो होती है पावर। इसके साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो आपके ग्रिड स्टेबलाइजेशन पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जब आप यूरोपियन कुछ कंट्रीज देखोगे तो पोर्तुगल जैसी कंट्रीज हो जाती है, तो वहाँ पे कुछ टाइम पहले जो है वहाँ पे हमें ब्लैकआउट्स देखने मिले थे, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी रिन्यूएबल्स पे जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो कुछ ना कुछ उस टाइम पे इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से ऑल ओवर दी कंट्री जो है हमें ब्लैकआउट देखने मिला। तो गवर्नमेंट अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रही है कि ऐसे ब्लैकआउट जो है वो ना देखने मिले, इसलिए वो लोग जो है ग्रिड स्टेबलाइजेशन के ऊपर भी स्पेंड कर रहे हैं। तो इसके वजह से अच्छे खासे कंपनीज के पास जो है बिजनेस आ रहा है और आपकी बीईएसएस की जो नीड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। और जो थर्ड इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसके अंदर ये काम कर रहे हैं वो है आपका हाइड्रोजन फ्यूल वाला। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगेन ये जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है यही चीज़ उतनी ज़्यादा ख़राब रहेगी। तो इसलिए फ्यूचर जो है बॉस हाइड्रोजन फ्यूल का है ही। अभी तो हम ईवी कार्स यूज़ कर रहे हैं, ईवी कार्स तो यूज़ कर ही रहे, इसके साथ साथ आगे जाकर जो है फ्यूचर के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो यूज़ हो सकता है। तो इसके अंदर भी जो है कंपनी काम कर रही है। इसके साथ साथ आपका हाइड्रोजन फ्यूल्स वगैरह जो ये सारी चीज़ें हैं ना वो बाकी इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर भी यूज़ होती है। तो यहाँ अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है ओरायन पावर। अब ओरायन पावर अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी कंपनी है, 5200 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का मार्केट कैप बनकर आता है। अब ये कंपनी जो है इसके पहले एसएमई कंपनी थी, तो अगेन अभी भी जो है कंपनी एसएमई कंपनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ओरायन पावर के अंदर जो है दिक्कत क्या है और क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग है वो हम देखते हैं। अब कंपनी की पहले वैल्यूएशन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ वैल्यूएशन अगर मैं बात करूँ तो 33 के पीई पे जो है ट्रेड कर रही है कंपनी, लेकिन ये जो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पीई है। आखिर अगर आप कंपनी का फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट करोगे तो कंपनी का जो है फॉरवर्ड पीई थोड़ा डिफरेंट बनकर आता है। अब पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें उसके पहले थोड़ा नंबर्स के बारे में बात कर लेते। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो FY25 के अंदर कंपनी ने अपनी टॉप लाइन जो है 158% से इंक्रीज करी है। इसके साथ साथ कंपनी जो थी पहले लो मार्जिन सेगमेंट के अंदर थी, तो इनके एबिटा मार्जिन कुछ 9-10% के आसपास थे इन 2021, और वही इनके एबिटा मार्जिन जो है हमें एज ऑफ नाउ 2025 में 24% के आसपास बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ कंपनी जो है हाफ ईयरली अपने नंबर्स रिपोर्ट करती है, लेकिन ये लोग जो है अभी मेन बोर्ड पे भी माइग्रेट करने वाले, तो वहाँ पे आप देखोगे तो ये लोग जो है अगेन क्वार्टरली डिस्क्लोजर जो है उन्हें देना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो पैट भी जो है हमें डबल होता हुआ दिखा है पिछले YOY लेवल पे अगर आप देखोगे तो। रेवेन्यूज़ के अंदर भी जो है हमें ओवर 100% की ग्रोथ देखने मिली है अगर हम मार्च 25 को मार्च 24 से कंपेयर करें। अब इसके बाद ओरायन पावर के अंदर और क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है चलो बात करते हैं। उसके पहले थोड़ा कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो सोलर सेगमेंट के अंदर जो है ये लोग दो टाइप के प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं। एक होता है आपका सोलर के अंदर ईपीसी वाली कैटेगरी, और दूसरा जो होता है आपका आईपीपी वाला कैटेगरी। तो जब हम ईपीसी वाले कैटेगरी की बात करते हैं तो ईपीसी वाले कैटेगरी के अंदर ये लोग क्या करते हैं, इनके जो क्लाइंट्स होते हैं या गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलते हैं उन्हें जो है ये लोग सोलर प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है बना कर देते हैं। तो मोर और लेस ये टर्न की प्रोजेक्ट्स टाइप जो है कंपनीज को बना कर देते हैं। यहाँ पे इनका टारगेट है कि FY26 के अंदर इन्हें जो है 1 गीगावाट के आसपास लेकर जानी है इनकी सोलर की कैपेसिटी। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो इनका जो सोलर का कैपेसिटी है ना, इन्होंने आज तक 400+ मेगावाट के आसपास जो है डिलीवर करे हुए, इतने प्रोजेक्ट्स करे हुए, और इसमें से 200 मेगावाट जो है इन्होंने FY25 के अंदर ही करे। फिर इसके बाद बात करूं तो कंपनी जो है एज ऑफ नाउ 550+ की जो है मेगावाट के आसपास की एडिशनल कैपेसिटी लेकर आ रही है। और यहाँ पे सोलर सेगमेंट के अंदर ही ये लोग जो है आपके आईपीपी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जा रहे हैं। अब आईपीपी प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि यार आप जो है आपके क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहे हो, आप क्या करते हो कि खुद एनर्जी प्रोड्यूस करते हो और फिर बाहर के लोगों को, बाहर की कंपनीज को जो है एनर्जी सेल वगैरह कर सकते हो। तो इस सेगमेंट के अंदर जो है कंपनी के जो मार्जिन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। केपीआई ग्रीन नाम की एक कंपनी है, वो भी जो है आईपीपी के अंदर ट्रांजिशन कर रही है, और जितना ज़्यादा आईपीपी के अंदर इन कंपनीज के रेवेन्यूज इंक्रीज होते जाते हैं उतने ज़्यादा अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन बेटर होते जाएंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है।
अब एज ऑफ नाउ भी कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है हमें इनके सोलार वाले सेक्टर से देखने मिलते हैं। और इसके साथ साथ सोलार के अंदर जो है इन्हें अच्छे खासे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि राजस्थान से इन्हें ऑर्डर मिला है, तमिलनाडु से मिला है, उत्तर प्रदेश से मिला है और हरियाणा से मिला है। और कंपनी को कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी मिले, जैसे कि डालमिया भारत सीमेंट से जो है कंपनी को आपका 128 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है। जेके सीमेंट से 110 मेगावाट का, आपका महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी से 100 मेगावाट के आसपास के जो है इन्हें प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो है, जो कि मेरा फेवरेट सेगमेंट है, वो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब ये वाले सेगमेंट की बात करूं तो इस वाले सेगमेंट के अंदर जो कंपनी के मार्जिन्स बनकर आएंगे ना, वो बाकी सेगमेंट्स से जो है कंपैरेटिवली बेटर रहेंगे। तो कोई भी कंपनी है जो कि बीईएसएस कैटेगरी के अंदर काम कर रही है, वो आराम से 90 to 95% के जो है आराम से एबिटा मार्जिन बना सकती है। एक कंपनी मुझे याद आ रही है जिसे अगेन ये बीईएसएस वाले कैटेगरी के अंदर ही जा रही थी, और कंपनी का नाम है जेंसॉल। लेकिन अगर आप जेंसॉल के अंदर देखोगे तो हमें वहां पे जो है कभी कैश फ्लोज बनते हुए नहीं दिखे। लेकिन ओरायन के बारे में मैं बात बताऊं तो यहाँ पे ओरायन के केस में जो है हमें कैश फ्लोज बनते हुए दिख रहे, जो कि यार बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है। तो अगर आप कंपनी के कैश फ्लोज देखोगे तो इन्होंने जो है 290 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाया। और एक मेट्रिक जो कि मैं यूज करता हूँ कैश फ्लो चेक करने के लिए, फ्रॉड डिटेक्टर के लिए, ये सारी चीजें जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर भी सिखाई हुई है, लेकिन मैं आपके साथ एक मेट्रिक शेयर कर देता हूँ जिसका नाम है CFO टू पैट, या फिर कोई कंपनी पैट पॉजिटिव नहीं है तो वहां पे आप CFO टू एबिटा भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से लेना है, पिछले 5 साल का आपको जो है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है उसे ऐड करना है, फिर उसे जो है आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से जो है डिवाइड करना है। अगर ये 70% के ऊपर आ रहा है ना, तब मैं मोटा मोटा बोल सकता हूँ कि यार कंपनी जो है डिसेंट लाइंस पे चल रही है, अच्छा कैसा कैश फ्लो बना रही है। 100 के ऊपर है तो यार बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ छोटे बिजनेस मॉडल होते हैं ना, वहां पे वर्किंग कैपिटल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। देखो मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली सोचना जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही लोग जो है वो मिस आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये छोटा बिजनेस है ना, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल स्ट्रेन पड़ता है कंपनी को। तो इसलिए आपके कैश फ्लोज जो है इधर आपके ऑल टाइम पॉजिटिव बनने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके रिसीवेबल जो है बहुत ज्यादा रहेंगे। आपको गवर्नमेंट और आपके क्लाइंट से जो है पेमेंट आने में थोड़ा स्लो डाउन होता है। तो यही अगर आप देखोगे तो इनका, अगर आप डेटर डेज देखोगे तो इनके डेटर डेज जो है लगभग 146 के आसपास है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके साथ साथ हमें जो है कंपनी के रिसीवेबल्स भी जो है अच्छे खासे इंक्रीज होते हुए दिखे, मतलब इनके रेवेन्यूज जो रिसीवेबल जो है वो 79 करोड़ से 394 करोड़ के आसपास जा चुके हैं। लेकिन स्टिल अगर आप कंपनी को देखोगे तो ये लोग अच्छा खासा कैश फ्लोज बना रहे हैं, तो ये पॉजिटिव बात लगती है मुझे। फिर BESS वाले कैटेगरी के अंदर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन्हें जो है 403 मेगावाट पर आवर के आसपास का जो है BESS प्रोजेक्ट इन्हें मिला है FY25 के अंदर। और यहाँ पे जो है ये लोग इनका सोलार हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करते हैं, और BESS वाला प्रोजेक्ट भी जो है कंपनी स्टार्ट कर रही है। अब BESS के अंदर जो है टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो आपका रिन्यूएबल इंटीग्रेशन हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी पे कंट्रीज बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और इसके साथ साथ आपके ग्रिड मॉडर्नाइजेशन की वजह से आपके BESS पे जो है अच्छा खासा फोकस किया जा रहा है। अब BESS क्या होता है क्या नहीं होता है, वो जो है हम कॉन कॉल के जरिए से जो है कंपनी के बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इनकी कॉन कॉल बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत टाइम बाद जो है ओरायन पावर ने जो है कॉन कॉल करा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके पहले जो है ये लोग सिर्फ PPT प्रोवाइड कर रहे थे। इस क्वार्टर के अंदर जो है जून 2025 के अंदर कंपनी ने जो है कॉन कॉल करी है, जो कि अच्छी बात है। अब इनके हाइड्रोजन वाले सेगमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है इन्हें 10,000 MTA पर एनम का जो है MTPA का जो है इन्हें ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी जो है ये लोग साइट स्कीम के अंदर इन्हें एलोकेशन मिला है। इसके साथ साथ 500 मेगावाट के आसपास जो है ये लोग इलेक्ट्रिक गीजर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले आपका 2026 में। इनका जो प्रोडक्शन है ये 50,000 के आसपास लेकर जा रहे हैं। अब थोड़ा नंबर्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखो कोई भी आप EPC कंपनी ट्रैक कर रहे हो ना, तो कंपनी के पास ऑर्डर कितना मिल रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि उस कंपनी की ऑर्डर बुक से ही हमें पता चलता है कि आगे जाकर उस कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर जो है हमें कितनी ज्यादा विजिबिलिटी देखने मिल सकती है। तो जितना ज्यादा ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो इन कंपनीज का हेल्दी रहेगा, उतना हम बोल सकते हैं कि यार आगे जाकर इनके लिए जो है रेवेन्यू विजिबिलिटी भी अच्छी खासी हमें देखने मिल सकती है, और वो एक रिस्क नहीं रहता है। मतलब आपको एक एग्जांपल दूं तो तेजस नेटवर्क्स नाम की एक कंपनी थी। अब तेजस नेटवर्क्स के अंदर क्या हुआ, कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई 1 साल के लिए, बट फिर वहां पे क्या हुआ कि इनकी ऑर्डर बुक के अंदर स्लो डाउन हो गया था। और अब खुद आप जाकर जो है तेजस नेटवर्क्स का प्राइस जरा देख लेना, मैं प्राइस आपको नहीं दिखा सकता हूँ, तो आप प्राइस एक बार चेक करोगे, तेजस नेटवर्क्स का चार्ट चेक कर लेना, चार्ट जो है कहाँ से कहाँ जा चुका है। वही होता है ऑर्डर बुक का रिस्क। तो जितनी ज्यादा ऑर्डर बुक होती है कंपनी की, उतनी ज्यादा जो है बेटर बात होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी जो है ट्राई कर रही है कि इन्हें जो है 6 गीगावाट के आसपास लेके जाना है इनकी सोलार की कैपेसिटी। इसके साथ साथ IPP की कैपेसिटी जो है इन्हें 2.5 गीगावाट के आसपास क्रॉस करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे
तो अगेन अगर हम बात करें कंपनी के बाकी सेगमेंट्स की और बाकी जगह कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो सोलार के अंदर इनकी 2024 के अंदर 200 मेगावाट करा था इन्होंने। बीईएसएस से इनके तब रेवेन्यूज नहीं आ रहे थे, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर ये इतना काम नहीं कर रहे थे। ये वाले सेगमेंट जो है कंपनी के लिए नए सेगमेंट्स है और इन सेगमेंट्स के अंदर कंपनी जो है FY25 से काम कर रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो FY25 के अंदर इनके 400 प्लस मेगावाट के आसपास जो है इन्होंने डिलीवर किया, 500 मेगावाट के आसपास अंडर एग्जीक्यूशन है। बीएसएस के अंदर इन्हें अच्छे खासे ऑर्डर मिले हुए। इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे जो है आपके पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो हम लोग जो है अभी 2 नवंबर को जो है लाइव सेशन करने वाले हैं। हम लोग जो है पोर्टफोलियो एनालिसिस और मार्केट अपॉर्चुनिटीज H1 FY26 के ऊपर जो है एक वर्कशॉप ले रहे हैं। तो ये वर्कशॉप जो है लाइव होने वाला है 2 नवंबर को, संडे को। तो ये वर्कशॉप ऑनलाइन होगा, लाइव होगा, जहां आप जो है रजिस्टर कर सकते हो। अभी वर्कशॉप का प्राइस जो है 1299 रुपीज है, जो कि सिर्फ हमारे फर्स्ट 200 पार्टिसिपेंट्स के लिए है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 60 to 70 सीट जो है ना ऑलरेडी फुल हो चुकी है, क्योंकि ये जो है मैंने जीरो टू हीरो वालों के लिए जल्दी ओपन कर दिया था। तो यहाँ अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया मार्केट अपॉर्चुनिटीज वाले वर्कशॉप के लिए, तो जल्द से जल्द जो है इस वर्कशॉप के लिए भी आप लोग जो है रजिस्टर कर देना। एक बार 200 पार्टिसिपेंट्स हो गए तो उसके बाद जो है मैं इसका प्राइस जो है 1299 से जो है 1499 करने वाला हूँ। और इसकी लिमिट जो है लाइव सेशन के लिए जो है मैंने सिर्फ 500 पार्टिसिपेंट्स की रखी हुई है। तो एक बार 500 पार्टिसिपेंट भी कंप्लीट हो गए तो उसके बाद जो है मैं किसी को नहीं लेने वाला हूँ लाइव सेशन के लिए। उसके बाद जो है आप डायरेक्ट सिर्फ जो है रिकॉर्डिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन लाइव सेशन में जो बैठने का मजा है आप जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आना मेरे साथ बैठना लाइव। वैसे भी जो लोग जो है जीरो टू हीरो को लाइव अटेंड नहीं कर पाए थे उनके जो थे बहुत ज्यादा रिग्रेट्स थे। तो यहाँ पे आना, मेरे साथ लाइव बैठना, जहाँ हम जो है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, मार्केट के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे कि केबल्स एंड वायर्स के अंदर कौन से स्टॉक्स जो है मुझे अच्छे लग रहे हैं, कौन से स्टॉक्स को जो है मैं अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख रहा हूँ, इंफ्रा के अंदर कौन से स्टॉक्स है, पावर सेक्टर को हम डिस्कस करेंगे, टीएनडी सेक्टर हो गया, ट्रांसफार्मर सेक्टर हो गया, ऑटो एंड एंसिलरीज वाला सेक्टर हो गया, फिर मेटल सेक्टर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है, रिसाइकलिंग सेक्टर के अंदर जो है हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दिख आ रही है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एरोस्पेस सेक्टर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ केयर हो गया, GLP-1 हो गया, CDMO हो गया। अगेन अगर हम देखें तो रिटेल सेक्टर हो गया, ज्वेलरी हो गया, लॉजिस्टिक्स, NBFCs, बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस, डेटा सेंटर्स, AI, लैब ग्रोन डायमंड, ये सारे सेक्टर्स के अंदर जो है कौन से सेक्टर के अंदर हमें कौन सी कंपनी की जो है बॉटम्स अप लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है, ये सारी चीजें जो है ना हम ये आपके मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड H1 FY26 वाले कोर्स के अंदर जो है डिस्कस करने वाले। तो ये लाइव वर्कशॉप होने वाला है जहाँ पे मैं अपना पोर्टफोलियो आपसे डिस्कस करूंगा और बात करूंगा कि Q4 FY25 से लेके Q1 और Q2 के अंदर मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटीज अच्छी लग रही है स्टॉक्स के अंदर, और इसके साथ साथ क्या क्या चीजें जो है मैंने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किए, कट किए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ पूरा पोर्टफोलियो लाइव डिस्क्लोज करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या बेसिस पे मैंने किसी भी कंपनी के अंदर होल्डिंग बनाई है, क्या बेसिस पे मैंने उस कंपनी के अंदर से जो है एग्जिट करा हुआ है। और इसके साथ साथ ये सेशन जो है 10 आवर्स के आसपास होने वाला है। तो हम 2 नवंबर को मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस जो है लाइव टाइम मिलेगा। जस्ट इन केस अगर आप सेशन नहीं अटेंड कर पाते हो तो आपको जो है लाइव टाइम रिकॉर्डिंग्स का जो है एक्सेस भी मिल जाएगा, तो उसका टेंशन मत लेना। और इस सेक्टर के अंदर आपको जो नॉलेज मिलेगा और सेशन के बाद जो है हम लोग लाइव जो है आप लोगों के साथ Q&A करने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। और इसके साथ साथ जल्द से जल्द जो है आपके मार्केट अपॉर्चुनिटीज H1 FY26 के लिए रजिस्टर कर देना। अगर आपने जीरो टू हीरो के लिए रजिस्टर करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो है वर्कशॉप के लिए बेस जो है रेडी है। अगर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो लाइव मेरे साथ, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो है जीरो टू हीरो देख कर आना, क्योंकि जीरो टू हीरो के अंदर जो है आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। मार्केट अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप सीखोगे कि क्या बेसिस पे हमें किसी भी स्टॉक के अंदर पोजीशन ऐड करनी चाहिए या कट करनी चाहिए, मेरा क्या करंट पोर्टफोलियो है, मेरे को कौन सी अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से इंडिविजुअल स्टॉक्स डिस्कस करना आ रहा हूँ। कंडीशन एक ही है कि कुछ भी जो है ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हर एक चीज जो है ना एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से। जीरो टू हीरो के अंदर मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरीके से जो है आप कौन कॉल को डिकोड कर सकते हो, क्या जो है आपको डिफरेंट सेक्टर की कंपनी इसके अंदर ट्रैक करनी चाहिए, किस तरीके से जो आप प्रैक्टिकली जो है इक्विटी रिसर्च कर सकते हो, किस तरीके से जो है मैं टेक्निकल्स यूज करता हूँ और स्टॉक्स को जो है स्क्रीन करता हूँ, किस तरीके से जो है मैंने अपनी वॉच लिस्ट बनाकर रखी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कंपनीज में फ्रॉड डिस्कस कर सकते हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो है, सेक्टर चेकलिस्ट जो है, कि जैसे कि हर एक सेक्टर के लिए जो है डिफरेंट चेकलिस्ट होती है। कैपिटल गुड्स के अंदर हमें कुछ अलग तरीके से ट्रैक करना पड़ता है, हॉस्पिटल्स के अंदर हमें कुछ और देखना पड़ता है। इसके साथ साथ बाकी सेक्टर्स के अंदर देखोगे कैपिटल गुड्स हो गया, कैपिटल मार्केट्स हो गया, डेटा सेंटर हो गया, हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें डिफरेंट तरीके से ट्रैक करना होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको जीरो टू हीरो के अंदर जो है सीखने मिलेगी, ताकि आपके पास जो एक फ्रेमवर्क रेडी होगा, बेस रेडी होगा, और ये बेस लेकर जो है
आपको हमारे H1 FY26 के वर्कशॉप के अंदर आना है। और अगर आपने H1 FY26 के वर्कशॉप के अंदर डायरेक्ट लाइव आ रहे हो, अगर आपने ज़ीरो टू हीरो नहीं लिया है, तो भी कोई बात नहीं, आप कर लेना, लाइव कर लेना और उसके बाद आप जो है ज़ीरो टू हीरो को जो है अटेंड कर सकते हो। ज़ीरो टू हीरो का रिकॉर्डिंग लेकर जो है आप कभी भी देख सकते हो। लेकिन देख कर आओगे तो बेटर है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, लेकिन बाद में जो है आप ज़ीरो टू हीरो को देख लेना। और ज़ीरो टू हीरो मास्टर क्लास का जो प्राइस है, मैं जल्दी जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है ज़ीरो टू हीरो के लिए, तो जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना, इसके पहले आपका मास्टर क्लास का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए। ज़ीरो टू हीरो के अंदर आपको वैल्यूएशन वगैरह के बारे में भी सीखने मिलता है, तो हर एक चीज़ जो है आपको सीखने मिलती है। और ये वाले सेशन के अंदर हम लोग जो है ना आपके पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे, मेरे पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे और इसके साथ-साथ बात करेंगे कि करंटली जो है मार्केट के अंदर कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी लग रही है, कौन-सी कंपनी इसमें स्किप कर रहा हूँ। सो बाकी दोनों सेशन की लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। FY26 के लिए कंपनी क्या टारगेट कर रही है कि ये सोलर ईपीसी के अंदर आराम से 1 गीगावाट के आसपास जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर देगी। तो पिछले साल इन्होंने जो करे थे अभी तक क्यूमुलेटिवली, उससे जो है मोर देन डबल ये लोग अचीव कर लेंगे। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो BESS के अंदर भी ये लोग आराम से 1 गीगावाट के आसपास के ऊपर की जो प्रोजेक्ट्स है वो टारगेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर ये लोग आपका 100 KTPA के आसपास टारगेट कर रहे हैं। FY30 तक के जो टारगेट्स है ना कंपनी के, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ऑप्टिमिस्टिक बनकर आते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो 6 गीगावाट के आसपास ये लोग EPC के अंदर टारगेट कर रहे हैं। अब ये सारे जो टारगेट है ना, ये क्यूमुलेटिव टारगेट है। IPP के अंदर ये लोग 2.5 गीगावाट के आसपास टारगेट कर रहे हैं। अब एज इन्वेस्टर आपको ये देखना है कि जितना ज़्यादा IPP का शेयर इंक्रीज होते जाएगा ना कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर, उतने ज़्यादा कंपनी के जो मार्जिन है वो बेटर होते जाएंगे। एक CPP और IPP ये दो सेगमेंट्स होते हैं। CPP के अंदर मार्जिन जो है कंपैरेटिवली थोड़े लोअर साइड पे होते हैं, IPP के अंदर बहुत ज़्यादा बेटर और सुपीरियर मार्जिन होते हैं। अब इसके साथ साथ BESS के अंदर मैं अगर इस कंपनी की बात करूं तो इनका टारगेट है FY30 तक कि 3.5 गीगावाट के आसपास लेके जाना है। और आपका हाइड्रोजन के अंदर ये लोग 1 गीगावाट के आसपास लेकर जा रहे हैं। अब थोड़ा कॉन कॉल के बारे में बात कर लेते हैं कंपनी की, क्योंकि फर्स्ट एवर कॉन कॉल हुई है, तो कॉन कॉल बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। अब पहले कंपनी का मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि यहाँ पे ये लोग जो है पहले कॉन्ट्रैक्टर सेगमेंट के अंदर काम करते थे, फिर इसके बाद ये कंपनी जो है प्योर EPC कंपनी बनी और अभी जो है 2019 में इन्होंने IPP डेवलप करना भी जो है स्टार्ट करा। अब जिस तरीके से कंपनी ने BESS की डिमांड बताई है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। BESS एक ऐसा स्पेस है जो कि मैं स्टडी कर रहा हूँ और इसकी नीड जो है हमारे वर्ल्ड के अंदर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते रहेगी ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ आपका एनर्जी और पावर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है जो कि मैं स्टडी कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। जैसे ही मैं BESS को जो है स्टडी करता हूँ, मैं आप लोगों को जो है एक वीडियो के थ्रू शेयर करूँगा 100%। फिर इसके साथ साथ यहाँ अगर हम बात करें तो ये लोग जो है अपना BESS के अंदर एक्सपांड कर रहे हैं, ग्रीन फ्यूल्स और यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है काम कर रहे हैं। तो इसके वजह से हमें समझ आता है कि यार इनके पास ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी है। तो ओवरऑल एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा है हमारा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक्स पर जाकर जो है हमारा पावर सेक्टर के ऊपर वीडियो देखो। पावर सेक्टर के ऊपर मैंने जो है सारी ट्रांसफार्मर कंपनीज को कवर किया हुआ है। तो आप एक बार ये वीडियो देखना, जिसके वजह से अगेन आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पावर सेक्टर के अंदर चीज़ें चल रही है। और मैंने ओवर जो है इसमें 15+ प्लेयर्स कवर किए हुए पावर सेक्टर के अंदर, जहाँ पे हमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखना। अब इसके बाद यह बात करें तो कंपनी जो है अच्छे खासे कैश फ्लोज भी बना रही है, जो कि अगेन पॉजिटिव बात हो जाती है। और अभी जो है कंपनी इनके सोलर वाले सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। BESS के ऊपर डिमांड अच्छी है, लेकिन वहाँ से हमें रेवेन्यू जो है अच्छे खासे 28 या 29 से जो है अच्छे खासे रेवेन्यू जो है वो वाले सेगमेंट से देखने मिल सकते हैं। फिर इसके साथ साथ ये लोग जो है आपके सोलर पार्क्स वगैरह के अंदर भी काम कर रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। अब यहाँ पे अगर हम BESS की कैपेसिटी की बात करें, BESS की सेगमेंट की बात करें, तो पहले ज़रा मैं आपको एज इन्वेस्टर समझा देता हूँ कि BESS होता क्या है। अब BESS जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है। अब आप लोग मुझे पूछोगे कि भाई ये BESS लगता क्यों है और BESS के बारे में मैं सोच किस तरीके से सकता हूँ एज इन्वेस्टर। अब BESS के बारे में आप इस तरीके से सोच सकते हो कि देखो, आपका BESS जो है एक सेल की तरीके से होता है, एक बैटरी की तरीके से होती है, जहां हम लोग जो है एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। तो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर अगर आप देखोगे तो सोलार का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम जो है सोलार ही यूज़ किया जा रहा है। सोलार के एनर्जी कॉस्ट के अंदर भी जो है हमें फॉल देखने मिल रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं कल JP मॉर्गन की, तो वहाँ पे जो है वो यही बता रहे थे कि वर्ल्ड का जो एनर्जी कॉस्ट है किस तरीके से रिड्यूस होता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, एनर्जी आप जब यहाँ जनरेट करते हो तो प्रॉब्लम बॉस ये बनकर आता है कि देखो, सोलर एनर्जी के अंदर सुबह तो आप एनर्जी बना लोगे, रात को क्या करोगे। और विंड एनर्जी के अंदर यार कभी विंड स्ट्रांग रहेगी, कभी नहीं रहेगी, तो एनर्जी के अंदर जो है वेरिएबिलिटी रहेगी जो जनरेट होगी। तो BESS क्या करता है कि यार सोलर एक टाइम पे जो है पीक पे चलता रहता है। मतलब सन अगर आप देखोगे तो यार दोपहर के टाइम पे
सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे सोलर पावर सेल जो है ना बहुत ज़्यादा पीक पे एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी ये लोग जनरेट करते हैं ना, उसे ये लोग बैटरी के अंदर स्टोर कर कर रखते हैं, और बैटरी के अंदर स्टोर करी हुई एनर्जी जो है ये रात में यूज़ की जा सकती है, या कभी भी एनर्जी शॉर्टेज होता है तो यूज़ की जा सकती है। तो ये हमारे घर में इन्वर्टर होता है ना, आप उस तरीके से जो है समझ सकते हो। इन्वर्टर हालांकि थोड़ा खराब एग्जाम्पल था, लेकिन उस टाइप से जो है आप BESS को समझ सकते हो, या फिर आप सेल्स की तरीके से समझ सकते हो इनको, जो हम रिमोट में डालते हैं या फिर हमारे बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज़ होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो आपके ऑल ओवर दी वर्ल्ड के अंदर जो है आपके BESS पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हम जो रिन्यूएबल सोर्सेस यूज़ करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सोर्सेज है, तो आपका ग्रिड ट्रांसमिशन की जो नीड है वो इंक्रीज होते जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो BESS के अंदर इतनी ज़्यादा कंपनीज काम नहीं करती और आयन काम कर रही है, इसलिए मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा। और जिस तरीके से इन्होंने BESS के लिए टारगेट दिए ना, वो भी जो है मुझे कंपनी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अब इसके साथ साथ अगेन अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट BESS के बारे में क्या बता रहा है वो पढ़ो। अ ग्रिड स्केल BESS कैन इजीली स्टोर सोलर और विंड एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग पीक ड्यूरेशन टाइम एंड रिलीज इट ड्यूरिंग द नाइट और पीक कंजम्पशन टाइम, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है, और इसे जो है हम एनर्जी आर्बिट्राज भी बोलते हैं। अब कंपनी को अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, यहाँ हम पहले ही बात कर चुके, तो ऑर्डर बुक अच्छी है कंपनी की। 3 to 4 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इन्हें मिले हुए अबाउट 4 मेगावाट आर के आसपास। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट आपके BESS वाले कैटेगरी के ऊपर बहुत फोकस कर रही है, तो गाइडेंस वगैरह जो है ओवरऑल कंपनी का बहुत इंटरेस्टिंग है। अब थोड़ा गाइडेंस वगैरह के बारे में बात करते हैं और थोड़ा ग्रोथ ट्रिगर्स के बारे में बात करता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम ओरायना के बारे में थोड़ी कुछ और पॉइंट्स हाईलाइट करूँ तो देखो यार, मैं स्क्रिप्ट के साथ काम नहीं करता हूँ, तो जो पॉइंट्स मुझे कभी कभी क्या होता है कि कुछ पॉइंट जो है मैं वीडियो में भूल जाता हूँ कभी कभी बोलना। ऐसे इस वीडियो के अंदर तो 100% मुझे सब याद है, लेकिन कुछ कुछ वीडियोज़ के अंदर ऐसा हुआ है, तो ऐसा कुछ अगर होगा तो मैं आपको जो है एक्स पे अपडेट कर देता हूँ बहुत बार। तो अगर आप मुझे एक्स पे फॉलो नहीं करते हो तो आप जो है मुझे एक्स पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा होता है ना, कभी कभी याद नहीं होता है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो गाइडेंस बनकर आता है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां कंपनी बोल रही है कि ये लोग 2000 से 2500 करोड़ के आसपास टॉप लाइन जो है आराम से अचीव कर लेंगे। एज ऑफ नाउ 987 करोड़ का टॉप लाइन बना रहा है कंपनी का, तो हम थोड़ा कंजर्वेटिव बेसिस पे 2250 अज्यूम कर लेते। तो यहाँ से जो है हमें कितनी ग्रोथ देखने मिल सकती है टॉप लाइन की, तो लगभग हमें जो है 127% का ग्रोथ जो है टॉप लाइन के अंदर देखने मिल सकता है। और इनके हाई मार्जिन वर्टिकल जो है वो हमें स्केल होते हुए दिख रहे हैं, तो उसके वजह से अगर आप देखोगे तो अगेन ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग लेवरेज तब किक इन होते हुए देखने मिल सकता है। फिर इसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ और चीज़ें डिस्कस करूँ तो BESS किस तरीके से कंपनी स्केल करती है, आपको एज इन्वेस्टर वो ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के टारगेट्स अच्छे हैं BESS के लिए, लेकिन वो एज इन्वेस्टर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें स्केल होती है। फिर सोलर के अंदर आपको देखना है कि IPP का जो शेयर है वो इंक्रीज होते जा रहा है क्या। सोलर के अंदर ये लोग डिफर्ड कैपेक्स के अंदर भी काम कर रहे हैं, मतलब क्या कि ये लोग खुद भी पैसा लगा रहे हैं, इनका क्लाइंट भी पैसा लगाएगा, और उस हिसाब से जो है ये लोग मिलकर एनर्जी वगैरह जनरेट करेंगे। ग्रीन फ्यूल के अंदर भी जो है आपको कंपनी को ढंग से ट्रैक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट हो रही है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन यहाँ ट्रैकिंग जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब जिस तरीके से हमें एग्जीक्यूशन दिखा है, कैश फ्लोज दिख रहे हैं, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड जो है कंपनी का अच्छा दिख रहा है, लेकिन एज इन्वेस्टर जो है आपको ट्रैकिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और बाकी कौन सी कंपनी को आपको जो है किस तरीके से ट्रैक करनी चाहिए, किस तरीके से कॉन कॉल्स वगैरह डिकोड करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है मैं इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास के अंदर सिखा चुका हूँ। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको जो है बस 20 आवर्स का कंटेंट देखना है, और आप जो है मार्केट के अंदर एक ऐसा स्किल सेट बिल्ड कर लोगे कि आप मार्केट के अंदर हर एक चीज़ जो है प्रैक्टिकली समझ पाओगे। इसके साथ साथ आप जो है हर एक सेक्टर्स के अंदर आपको क्या ट्रैक करना है वो समझ जाएगा, कौन कॉल किस तरीके से डिकोड करते हैं, मेगा ट्रेंड्स किस तरीके से डिकोड करते हैं, सारी चीज़ें जो है आपको उसमें सीखने मिलेगी। तो आप इमेजिन करो कि मास्टर क्लास का प्राइस जो है 2999, जो कि कुछ भी प्राइस नहीं है, इनफैक्ट जो आपको वैल्यू मिलती है, तो जो आपको वैल्यू मिलती है ना वो 100x ज़्यादा वैल्यू मिलती है। तो मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जल्द से जल्द एनरोल कर लेना। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ कंपनी के बारे में आगे जाकर, तो ग्रीन एनर्जी सेगमेंट के अंदर जो है यहाँ पे इन्हें जो है लैंड भी मिला हुआ है, जहाँ पे ये खुद का एक गीगा फैक्ट्री भी बना रहे हैं। अभी तक वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुआ है, लेकिन लैंड जो है कंपनी ने सिक्योर कर रखा है, और इनका 2030 वाला विजन भी जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। अब कंपनी का रेवेन्यू मिक्स की बात करूँ तो 2026 में इनके अबाउट 80% ऑफ रेवेन्यूज कम फ्रॉम इनका EPC वाला सेगमेंट, और बचे हुए 20% जो है वो आपका BESS IPP वगैरह से आ रहा है। तो कंपनी ये बता रही है कि BESS को ये इस तरीके से स्केल करेंगे कि आगे जाकर जो है कम से कम 2028 के आसपास 30% ऑफ रेवेन्यूज जो है हमें BESS से देखने मिलेंगे।
तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगा। मार्जिन भी जो है हमें उस टाइम पे बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। और कंपनी अभी मेन बोर्ड पे भी लिस्ट हो रही है, तो हमें जो है कंपनी के क्वार्टरली अपडेट्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम जो है एज इन्वेस्टर बहुत अच्छे से कंपनी को जो है ट्रैक कर सकते हैं। अब कंपनी के साथ मैं आपको कुछ रिस्क बता देता हूँ। तो सबसे बड़ा रिस्क बनता है कंपनी के लिए एग्जीक्यूशन वाला रिस्क, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यार मैनेजमेंट जो है किस तरीके से कंपनी के अंदर जो है एग्जीक्यूट करने वाला है। तो हमें एज इन्वेस्टर जो गाइडेंस ये लोग दे रहे हैं वो हमें एग्जीक्यूट होते हुए दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सिर्फ गाइडेंस के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना है, हमें जो है एग्जीक्यूशन ट्रैक करना है। एग्जीक्यूशन इज द किंग, क्योंकि मैनेजमेंट गाइडेंस तो कुछ भी दे देगा, लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा है तब केसेस बनते हैं जेनसॉल की तरीके से। तो जेनसॉल के अंदर भी मैनेजमेंट जो है गाइडेंस दे रहा था बट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैं भी जेनसॉल के अंदर एक टाइम पे इन्वेस्टेड था, लेकिन मुझे दिख रहा था कि भाई चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो मैं एग्जिट कर गया उस स्टॉक से। और फिर उसके बाद ये सारे फ्रॉड वगैरह जो है चीज़ें चालू हुई। तो एग्जीक्यूशन के ऊपर जो है हमें मार्केट के अंदर ऑल टाइम बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब इसके बाद एक रिसीवेबल्स का चैलेंज बनकर आता है कंपनी के ऊपर, जो कि आपको एज इन्वेस्टर जो है चेक में रखना चाहिए। बाकी तो ओरायन पावर के बारे में जो है इतनी ही चीज़ें। कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो यहाँ अगर हम कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके साथ साथ इनके जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स है वो हमें ट्रैक करना है। अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स इनके पास है, अब हमें बस एग्जीक्यूशन देखना है। इसके साथ साथ ये लोग BESS और EPC को स्केल कर रहे हैं IPP के अंदर, तो वहाँ पे मार्जिन्स हमें बेटर देखने मिल सकते हैं। तो मार्जिन्स आपको जो है एज इन्वेस्टर इंडिपेंडेंटली देखने पड़ेंगे। गाइडेंस इनका बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ से एज ऑफ नाउ कंपनी 16% पैट कर रही है इस साल, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि कंपनी 15% के आसपास पैट करेगी अगले साल भी। इनफैक्ट इनके हाई मार्जिन वर्टिकल भी स्केल हो रहे हैं, तो हाई चांसेस है कि पैट परसेंट इंक्रीज हो जाए। बट ठीक है यार, हम थोड़ा कंजर्वेटिव लेकर चलेंगे। तो वहाँ से 2250 का अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इनका पैट जो है वो 337 के आसपास बनकर आता है। तो इस 337 करोड़ के पैट में से मैं अगर कंपनी का फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट करूं तो इनका जो फॉरवर्ड पीई बनकर आता है वो 15 के आसपास बनकर आता है। तो 15 के फॉरवर्ड पीई में हमें जो है हाई ग्रोथ कंपनी मिल रही है। तो वैल्यूएशन वाइज जो है कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको जो है कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा। इस कंपनी का वैल्यूएशन के लिए बुल बेयर बेस सिनेरियो भी बना सकते हो। ये भी जो है मैंने आपके साथ मास्टर क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कि आप बस जो है 10 मिनट के अंदर किसी भी कंपनी को वैल्यू किस तरीके से कर सकते हो और आपका एज इन्वेस्टर जो है डिसीजन बना सकते हो। आपने देखा मैंने किस तरीके से फॉरवर्ड पीई पे कैलकुलेट किया, कंपनी को वैल्यू किया। अब मैं इसके पीयर्स को भी जाकर रीड कर रहा हूँ। एज ऑफ नाउ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वाला स्पेस जो है मैं रीड कर रहा हूँ, लेकिन कंपनी के अभी तक मैक्सिमम रेवेन्यूज इतने ज़्यादा उस स्पेस से नहीं आते। तो इतना ही रखेंगे वीडियो। मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द एनरोल कर लेना। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट। आयुष मर्ता साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।